क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा जो एक्सरसाइज का 1.1 का क्वेश्चन नंबर थर्ड जो हमारा कह रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड के द्वारा क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ की वैल्यू फाइंड करनी है, जिसमें 3 नंबर दिए गए हैं। पहले वाले क्वेश्चन में कौन सा नंबर दिए, 12, 15 एंड थर्ड नंबर इज 21। तीन क्वेश्चन 3 नंबर हमारे दिए गए हैं। करने का तरीका क्या है, पहले आप इनके फैक्टर्स करेंगे। 12 के फैक्टर करेंगे, क्या आएगा, पहले 2 से गया 6, 2 से 3, 3 से 1, फिर हमने किससे किया इसको 15, नेक्स्ट नंबर 3 से गया 5, 5 से गया 21, 3 से गया 7, 7 से गया 1। पहले हमने इन तीनों फैक्टर कर दिए। HCF क्या कहता था, इनमें कॉमन फैक्टर्स ढूंढने हैं, जो एक नंबर ऐसे जो कॉमन हो। 3 हमारा तीनों में आ रहा है, तो 3 हमारे क्या हो जाएगा, HCF। ठीक। एलसीएम किसको कहते हैं, एलसीएम हमारे क्या लिया जाता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसमें हम ग्रेटर जो हमारे फैक्टर्स होते हैं उनको कंसीडर किया जाता है। सबसे पहले 2 को देखेंगे, यहाँ पर कितने आए, 2 बार, तो 2 मल्टीप्लाई 2, 3 सब में एक ही बार है, फिर 5, मतलब एक एक करके नंबर बढ़ते ताकि कंफ्यूजन ना हो कौन सा नंबर पहले आता है। 5, 5 एक बार आया है, 7, 7 एक बार आया है, और कोई नंबर है नहीं। सभी का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, यस 420, 420। तो ये हमारा एचसीएफ होगा, ये हमारा क्या हो गया, एलसीएम। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है, सेकंड और थर्ड वाला जो क्वेश्चन है उसको आप कंप्लीट कर लें। ठीक, तो फाइनली हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें दिया गया है गिवन दैट HCF, देखो क्या लिखा हुआ है, HCF ऑफ 306, 657 इज इक्वल टू कितना दिया है, 9। फाइंड क्या करना है हमें, एलसीएम। क्या फाइंड करना है, एलसीएम। अच्छा देखो ध्यान से, अगर आपको याद हो, हमने क्या पढ़ा था, एक थ्योरम पढ़ी थी, है ना। उस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमने एक फॉर्मूला बनाया था। वो थ्योरम क्या थी कि यदि हम दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट करते हैं, फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकंड, तो वो इक्वल होता है किसके, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ के। ये पढ़ा था। वहां से अगर हम ये चीज निकालें कि अगर हमने क्या पढ़ा था कि फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकंड इज इक्वल टू पढ़ा था एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। अगर हम यहाँ से एलसीएम की वैल्यू निकालें तो एलसीएम क्या हो जाएगा, फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकंड, जो मल्टीप्लाई में एचसीएफ तक कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। अब यहाँ पर वैल्यू रखते हैं। फर्स्ट की वैल्यू क्या है, फर्स्ट नंबर क्या है हमारा 306, सेकंड नंबर क्या है 7, HCF की वैल्यू क्या है इसमें, HCF की 9, 9 यहाँ पर रख दिया। वैल्यू देखेंगे कोई वैल्यू कट हो रही है इसमें, ये हमारा 3 से कट रहा है, ध्यान से देखें तो, है ना। 3 से कटा, ये कितना आया 102, फिर 3 से काटे कितना आया 34, कितना आया, फाइनल नंबर हमारे आए 34 मल्टीप्लाई 657। मल्टीप्लाई करेंगे जल्दी से और आंसर बताएंगे। एलसीएम इज इक्वल टू 657 मल्टीप्लाई 34, 4 7 या 28, 2 कैरी 2 6 4 26, 3 7 या 21, 5 3 15 और 2 17 7, 1 कैरी और 19, तो 8 3 3 2 2। तो आंसर फाइनली कितना आ रहा है 22,338। फाइनल आंसर कितना आ रहा है 22,338। तो ये हमें क्या करना है, फोर्थ वाला क्वेश्चन फाइनली हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अगर इसी प्रकार से आपको HCF पूछा जाएगा तो आप क्या करेंगे, एलसीएम डिवाइड भेज देंगे। अगर यहाँ पर HCF एलसीएम दोनों दिए जाएंगे और आपसे फर्स्ट और सेकंड नंबर के बारे में पूछा जा रहा है, फर्स्ट नंबर पूछा जा रहा है तो सेकंड नंबर कहाँ भेज देंगे, डिवाइड में, और सेकंड पूछा जा रहा है तो किसको डिवाइड भेज देंगे, फर्स्ट नंबर को। मतलब इसी थ्योरम का यूज से हम क्या पर एक वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, 3 दी जाएंगी और एक अपनी फाइंड करनी है। ठीक है, नोट कर लो चलो जल्दी से। एक्सरसाइज 1.1 का फाइनली जो क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन सा वाला है, क्वेश्चन नंबर 5। पहले क्या कह रहा है उसको ध्यान से समझो। चेक वेदर 6 की पावर n, हमें चेक करना है कि एक नंबर 6 की पावर n है। जब हम इसको सॉल्व करते हैं, मतलब n की डिफरेंट वैल्यूज अगर यहाँ पर पुट करेंगे तो ये नंबर कभी भी इसमें एक ऐसा आंसर नहीं देगा, एक ऐसा आंसर नहीं देगा जिसके एंड में 0 आता हो। क्या आता हो, 0। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर n मतलब 1 हुआ तो 6 की पावर 1 क्या होता है 6, 6 की पावर 2 क्या होता है 36,
जब 3 रखोगे तो 216, मतलब ये नंबर इनफाइनाइट, जब कोई सा भी नंबर इसमें एंड में रख दो, लेकिन ये कभी भी जीरो से एंड नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, क्योंकि एक थ्योरेटिकल टाइप का ही हमारा आंसर है, तो आपको पहले इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल समझना पड़ेगा कहना क्या चाहता है। पहली बात पहली बात यहाँ पर एक नंबर क्या दिया, 6 की पावर n। अगर कोई भी नंबर, जैसे मान के चलो मैंने लिया एक 10 ले लिया, जिसके एंड में जीरो आता है, क्या आता है, जीरो। अगर जीरो के तो इसको तुम फैक्टर करोगे तो फैक्टर आएंगे 2 और 5, क्या आएंगे, 2 और 5। अगर तुम लेते हो 20, क्या लेते हो 20, तो इसके एंड में आता है 2 2 5। मतलब ध्यान से अगर हम समझे, ये हमारी फंडामेंटल थ्योरम है जो कहती है अगर कोई भी नंबर जिसके एंड में जीरो आता है, क्या आता है, जीरो, उसके हमेशा प्राइम फैक्टर में 2 और 5 तो आएंगे ही आएंगे। मतलब मिनिमम इट इज कंपलसरी, ये कंपलसरी है कि 2 और 5 तो उसके फैक्टर्स में आना ही चाहिए। अगर नहीं आएगा तो क्या होगा, वो नंबर मतलब उसके एंड में कभी भी जीरो नहीं आ सकता। ठीक, तो अगर हम ध्यान से इस क्वेश्चन की हम लैंग्वेज लेंगे, जिसको आप ध्यान से आप समझेंगे कि क्या कहना चाहता है। अगर हमने जैसे क्या लिखा, 6 टू की पावर n, क्या लिखा, 6 टू की पावर n। अगर तुम 6 की पावर को फैक्टर करोगे, क्या करोगे, फैक्टर, तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 की पावर n को क्या हम यही लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर n, ये लिख सकते हैं। अगर n जो पावर दोनों पर आ जाएगी, मतलब 2 की पावर n और 3 की पावर n, 2 की पावर n 3 की पावर n, इसका मतलब, हाँ, 2 की पावर है 3 की पावर n, इसका मतलब इसके फैक्टर्स में अगर आप ध्यान से देखें, 6 में क्या आ रहा है, 2 और 3, क्या आ रहा है, 2 और 3, लेकिन हमें चाहिए क्या था, 2 और 5, क्या जी, एनोदर नंबर हो सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर और भी एग्जांपल लेते हैं, लेकिन कंपलसरी 2 और 5 तो होना ही चाहिए। और ज्यादा नंबर हो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन 2 और 5 तो होने ही चाहिए। लेकिन यहाँ पर हमें कौन कौन से नंबर मिले, ओनली 2 एंड 3, कौन कौन से नंबर मिले, 2 एंड 3। इसका मतलब ये तो हमें समझ में आ गया कि मतलब 6 की पावर n कभी भी जीरो से एंड नहीं होगा, 6 का जीरो कभी भी एंड नहीं होगा। अब देखिए इसको लिखना कैसे है। हियर 6 की पावर n हैज ओनली फैक्टर 2 एंड 3। So by using of fundamental theorem, of arithmetic, there are no other prime number in the factorization but we know that if a number end with zero, it always have factors 2 and 5, 2 and 5। so आप सो लिख सकते हैं, या फिर hence 6 की पावर n never end with जीरो। थोड़ा से इसको मैं एक्सप्लेन करवा कर दूं, सुन लो ध्यान से क्या कहना चाहता है, लैंग्वेज समझेंगे। उसने बोला था 6 की पावर n नेवर एंड विद जीरो बताना है, फैक्टर करके यहाँ तक समझ में आ गया। आपको ये लाइन समझनी क्या कहना चाहता है, हमने लिखा अगर हियर 6 की पावर n हैव ओनली फैक्टर 2 एंड 3, 6 की पावर n में कौन से फैक्टर थे, ओनली 2 एंड 3।
सो बाय यूजिंग ऑफ फंडामेंटल थ्योरम अरिथमेटिक देयर आर नो अदर प्राइम नंबर। अगर हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो इसके अलावा और कोई नंबर मिलेगा नहीं मिलेगा। बट वी नो दैट इफ अ नंबर एंड विद जीरो, कोई भी नंबर जीरो से एंड होता है, इट ऑलवेज है फैक्टर 2 एंड 5, ऑलवेज है फैक्टर 2 एंड 5। ये दो नंबर तो उसमें कंपलसरी होते ही हैं, हैंस 6 की पावर एंड नेवर एंड विद जीरो, नेवर एंड विद, बस खत्म। ठीक है, थ्योरी क्योंकि आपको याद करने से अच्छा समझ जाएंगे, अंडरस्टैंड कर लेंगे तो आप जल्दी इसको याद भी कर सकते हो, अच्छे से लिख भी सकते हैं, भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो फाइनली एक्सरसाइज 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 6 है, उसमें हमें जो क्वेश्चन दिया पूछा गया है क्या वो कंपोजिट नंबर है या फिर नहीं, कंपोजिट नंबर है या फिर नहीं। तो पहली बात हमें जो क्वेश्चन दिया है, पहला मैं नोट करता हूँ, 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस में क्या लिखा हुआ है 30। ठीक है, पूछा गया कंपोजिट नंबर। आपको अगर याद हो कंपोजिट नंबर वो नंबर होते थे जिनके फैक्टर्स दो से ज्यादा होते हैं, फैक्टर्स दो से ज्यादा होते हैं, मतलब वहां पर दो से ज्यादा फैक्टर्स मिलेंगे, समझ जाना कंपोजिट नंबर है। करना क्या, हमें इसको सॉल्व करना है बॉड मास के जरिए। पहले इन तीनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर 13 का 11 मल्टीप्लाई किया कितना आएगा, 143 प्लस में 30। ठीक है, फिर 143 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, तो 0 30, 3 कैरी 7 1 0 0 1 प्लस में आया 30। दोनों को ऐड किया कितना आएगा, 1014, यही तो आ गया। ठीक, अगर आप ध्यान से देखो 1014 जो नंबर निकल के आया हमारा, अगर मैं इसके फैक्टर्स निकालने की कोशिश करूं, फैक्टर निकालने की कोशिश करूं, जैसे 1014 के फैक्टर निकालने की कोशिश करूं तो क्या ये 2 से जाएगा, 507, 507। और यहाँ पर हमारा क्या है, फिर 3 से जाएगा, किससे जाएगा, 3 से। अगर तुम ध्यान से देखो पहला तो इसका फैक्टर 1 होता ही होता है, दूसरा ही 1014 होगा ही होगा, लेकिन इसके अलावा अगर इसको कोई भी एनदर फैक्टर मिल रहा है तो ये नंबर क्या कहलाता है, कंपोजिट कहलाता है। क्या कहलाता है, कंपोजिट। हमें इसके फैक्टर दिखाने की जरूरत नहीं है, बस आप ये चेक कर लेंगे कि क्या ये कोई भी नंबर से डिविजिबल जा रहा है जो एनदर होना चाहिए, किसके अलावा, एक तो 1 के अलावा और एक खुद के अलावा कोई एनदर नंबर होना चाहिए। ये तो 2 से चला गया ना, तो मतलब क्या ये कंपोजिट नंबर होगा। हमें इसमें क्या करना है, इसका आंसर भी हमें एक लैंग्वेज बेस पर देना, हमें पता तो चल गया कंपोजिट नंबर है, तो हम क्या लिखेंगे, 1014 has more factors other than 1 and itself, 1 and itself, so it is a composite number। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, कंपोजिट नंबर है। इसी का जो सेकंड वाला पार्ट है वो भी आप बॉड मास की मदद से यूज करेंगे, पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे और फिर उसको चेक करेंगे, वो भी कंपोजिट नंबर कैसे, अगर उसके फैक्टर्स 2 से ज्यादा जाते हैं तो आप क्या लिख देंगे भाई, ये वाली लाइन। ठीक, ये लाइन क्लियरली आपको समझ में आ रही है। ठीक है, कि अगर एक नंबर है उसके मोर फैक्टर्स है अदर देन 1 एंड इटसेल्फ, मतलब एक तो 1 और एक खुद के अलावा, तो इसका मतलब क्या है, वो कंपोजिट नंबर कहलाता है। ठीक है, फाइनली तो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया।